हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस, जिसके अंदर हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम ये 5वां चैप्टर देखते हैं। 5वां चैप्टर क्या है आपके सामने? पदार्थों का पृथक्करण है। पदार्थों को हमने अलग अलग करना है, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक यानी कि अलग करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से, छलनी जो दे रखी है आपको, उससे क्या है आप अलग करते हो। ये तो आपने डेली काम है आपका। जो चाय पीता है वो क्या करता है, चाय को छानता है, उस टाइम क्या है छलनी से उस चाय पत्ती को अलग करता है और चाय को अलग कर देता है। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास? शस्य कर्तन के समय, आगे क्या दे रखा है? शस्य कर्तन के समय अनाज की को डंडियों से पृथक करते हैं। ठीक है, जो हम अनाज निकालते हैं उस समय डंडियों से हम क्या है अनाज को अलग करते हैं। मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, ये भी आपको पता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों को अलग करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्लास ये चैप्टर 3 के अंदर। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा, ज़रूर खाया होगा आपने। यदि आपने यह पाया होगा कि हमने इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। ठीक है, ये भी आपने किया होगा। जैसे कि आपके पास कोई दलिया या पोहा है तो आपको ये बड़ी बड़ी मिर्च दिखाई दे रही है, उसको आप क्या है आसानी से अलग कर सकते हो, यानी कि उसको पृथक कर रहे हो आप। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या ये सही है? यही करोगे आप। आम को अलग किसी बर्तन में रखोगे, अमरूद को किसी अलग बर्तन में रखोगे। ये आपको दे रखा है यहाँ पर। दूध या दही का मंथन पहले इस तरह से करते थे, आजकल क्या है मशीन का सिस्टम है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो, उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। ये करना बहुत ही मुश्किल रहता है। ठीक है, असंभव ही होता है लगभग तो, लेकिन मुमकिन कुछ नहीं है। क्रियाकलाप दे रखा है हमें। क्रियाकलाप देखते हैं। फर्स्ट वाला, सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2-3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 3 तथा 4 में दी गई सूचना व्यवस्थित हो गई है। क्या आप अब देखते हैं हम सारणी, प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य और पृथकित अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। ये हम सारणी देखते हैं। हम पदार्थों के पृथक क्यों करते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या है? पृथक्करण प्रक्रम क्या होना चाहिए? चावलों से पत्थरों को पृथक करना, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, चाय की पत्तियों से पृथक करना। ठीक है, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या रहता है, उसके लिए क्या है? दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है। इसके अंदर अनुपयोगी अवयवों को दूर करना होता है। इसके अंदर क्या है हमारे पास? हानिकारक अवयवों को हम क्या इससे अलग करते हैं। ये हमारे मेन मकसद रहते हैं। इनके अंदर हम जो चीज़ अलग अलग कर रहे हैं उनके लिए। पृथक अवयवों का हम क्या करते हैं? फिर हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। जो हमारे पास पत्थर निकलेंगे उनको फेंक देंगे। हम अशुद्धियों को फेंक देंगे, जो इनके अंदर अशुद्धि होगी उसको फेंक देंगे। उसके बाद क्या है? हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पत्ती होती है और चाय का, दोनों का हम उपयोग करते हैं। इसके अंदर हमने देख ली सारणी है। आगे क्या दे रखा है? हम देखते हैं कि किसी प्रकार का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हम अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भी हम करते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। कोई भी हमारे पास किसी भी प्रकार का पदार्थ हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम
हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है, उनको अलग करने में काफ़ी दिक्कत आपको रहेगी। तो आगे पढ़ते हैं। पृथक्करण की विधियाँ क्या क्या होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अलग अलग प्रकार की क्या विधियाँ देखते हैं हम। इसके अंदर क्या है, अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। सबसे पहला क्या है, हस्त चयन। ठीक है, हाथों द्वारा हम करेंगे अलग अलग क्रियाकलाप। 2 क्या दे रखा है, क्रियाकलाप 2 आपके पास है, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज का कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्य कण जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं, अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण अथवा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथों से, हाथ जो है हमारे पास, हाथों से पत्थर के टुकड़े, भूसे, अन्य कणों को हम क्या है अलग करेंगे। इसे बोलते हैं हस्त चयन की विधि। समझ में आ गई होगी बात ये। तो नेक्स्ट क्या दे रखी है, हस्त चयन की विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों को भूसी को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना है एक सुविधाजनक विधि लगती है। ठीक है, ये हमारे पास आसान रहता है। अगर हमारे पास कोई और पदार्थ है उससे हम अलग करते हैं, जैसे कि आपके पास दी हुई है थ्रेसिंग विधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, देखते हैं आसान से। थ्रेसिंग विधि क्या होता है, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्टर देखे होंगे। ठीक है, आजकल सीजन चल रहा था गेहूं का, जो कि अभी क्या है, किसानों ने गेहूं को थ्रेसर से क्या है अपने गेहूं को अलग कर लिया है और जो डंडियां बची हैं उनको अलग कर दिया है। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्य कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्टरों पर चिपके अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक डंडी पर कितने कण हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा कण हो सकते हैं। ये हमें सिर्फ कल्पना करनी है। आगे क्या दे रखा है, कृषक अन्य कणों की डंडियों के इतने डालियों के गट्टरों से अनाज को कैसे पृथक करता है? ये भी आपने कभी सोचा होगा, देखते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, आमों तथा अमरूदों के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों को उसकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम अलग करते हैं। डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, हम बोलते हैं थ्रेसिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, थ्रेसिंग क्या होता है, डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के लिए हम प्रक्रम यूज करते हैं, वो होता है थ्रेसिंग। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों के डंडियों को पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का, जिसे आजकल हम थ्रेसर बोलते हैं, ठीक है, जो कि आजकल बड़ी बड़ी मशीनें आने लगी। पहले ये था हमारे पास, इस तरह से थ्रेसिंग कर रहा है ये व्यक्ति, आपको दिखाई दे रहा है किसान। ठीक है, अब आगे क्या है मेरे पास, आगे दे रखा है अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। अब हमारे पास शायद यहाँ पर क्रियाकलाप दिया हुआ है, देखते हैं आगे क्या दे रखा है। क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 3 नंबर, जिस हमारे पास अब एक नई विधि है निष्पावन जो विधि है वो हम देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, सूखे रेत, बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट में, ठीक है, प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अभी हम। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र में मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये क्या है, ये क्या जो स्त्री है, ये जो हमारे पास लेडीज़ है, ये क्या कर रही है, इसने ये कोई
पदार्थ लिया हुआ है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कण है, ठीक है। उनको क्या है ऊपर से गिरा रही है, समतल ज़मीन पे ऊंची खड़ी होकर ये गिरा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास जो अलग अलग जो अनवांटेड जो हमारे पास कण होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो उपयोगी कण है वो हमारे पास यहाँ पर नीचे जम जाएंगे, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है हमें आगे, क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा जो वायु द्वारा हो दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों का पृथक करने में सफल हुई है? ठीक है, जो हमारे पास ये जो विधि दे रखी है ये हम विधि पढ़ रहे हैं निष्पावन विधि। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को हम बोलते हैं निष्पावन विधि। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी उपकरणों से पृथक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये विधि हमारी कौन सी थी, निष्पावन विधि हमने कर ली है। आगे क्या है और देखते हैं हम। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के नीचे ढेर हो बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारों सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये विधि हमने पढ़ ली है, निष्पावन विधि। आगे है हमारे पास चालन विधि। चालन विधि में क्या है, कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, आटे से रोटियां वगैरह बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें इनमें उपस्थित चोकर अथवा तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी जो छन्नी बोलते हैं का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं और उसको क्या है हिलाते हैं हल्के हल्के, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फोटो पे। फिर क्या है हमारे पास आटे के छोटे कणों चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में ही फंस जाती है, रह जाती है। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी का एक तिरछा छालनी पर डाला जाता है। चालन के द्वारा पत्थर, डंडियां, भूसा निष्पावन और थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं। कुछ भी हमारे पास जो पदार्थ है वो रह जाते हैं इन विधियों के बाद भी, तो हम क्या करते हैं, छालन करते हैं। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण बनाने वाले रेत की कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। तो ये तो हम डेली लाइफ के अंदर इतनी यूज़ करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं सारे ये। इसके अंदर क्या दे रखा है, जैसे कि ये क्या है कि हमारे पास मजदूर है, ये हमारे पास कंकड़ रेत वगैरह है हमारे पास, इनको क्या है इस चालन जो हमारे पास छन्नी बोलता है इस पे गिरा रहा है ये, ठीक है। तो बड़े बड़े कंकड़ है वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, जो हमारे पास उपयोगी वस्तु है वो यहाँ पर नीचे इकट्ठी हो जाएगी। आगे क्या दे रखा है, क्रियाकलाप 4 के अंदर कक्षा में एक चालनी छन्नी बोलते हैं तथा छोटा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। जब आप चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाकर इस मिश्रण का चालन कीजिए, तो हम चालन द्वारा चाक, पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हो। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी मापों में अंतर हो, खालिस्तान, उनको क्या है हम अलग क्या कर सकते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता चल गई होगी। आगे क्या है हमारे पास, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, ये हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, इनके बारे में। कभी कभी मिश्रण के अवयवों का जो हमारे पास मिश्रण है उनके अवयवों का निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी, उनको अलग नहीं कर सकते हम, ठीक है। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करेंगे, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, धूल कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है, जिससे जल थोड़ा हमारे पास क्या हो जाता है, मटियाला हो जाता है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल, ठीक है। तो आपको सोचना होगा ये बात। इसके अंदर क्या होगा, क्या आपने देखा है कि बर्तन का थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर
गिराया जाता है। ठीक है, ये हम करते हैं इस तरह से। इसके अंदर क्या है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने पर के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का, तो हमारे पास भारी अवयव है उनका क्या होगा, नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं अवसादन। जैसे मिट्टी है यहाँ पर तली में जम जाती है। ठीक है, आगे क्या है मेरे पास, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहेंगे, निस्तारण कहते हैं। ठीक है, हमें क्या करना होगा, अवसादित जो वस्तु है, ये जो हमारे पास अवसादन विधि हमने कर ली, मिश्रण है, उनको क्या करना है, बिना हिलाए, बिल्कुल हिलाना नहीं है इसको, जल को मिट्टी सहित ही उड़ेलने की क्रिया को क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे निस्तारण। ठीक है, अब धीरे धीरे हम क्या है, ये जो गिलास है उससे धीरे धीरे हम पानी क्या है साइड में कर रहे हैं और मिट्टी यहाँ पर हमारे पास बची रहेगी। ठीक है, आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, ये हमें पता करना है। अभी देखते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोगी लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते, होंगे उन्हें ही हम अलग करेंगे। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण में इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो वे पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस और द्रव किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं, निस्तारण की विधि अपनाइए। इसके बाद कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है। अब चाय की एक छन्नी, अब हमारे पास क्या होगी, एक छन्नी जो है, चाय को हम छन्नी में डाल दीजिए। ठीक है, तो चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है। इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं निस्यंदन, जिसे फिल्टर करना बोलते हैं। ठीक है, तो ये विधि आपको पता चल गई होगी। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि आपके लिए अच्छी रही, इसके बारे में आपको सोचना होगा। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों में गंदला जल प्राप्त होता है, तालाबों में, नदियों में एकत्रित किया गया जल पंकिल हो जाता है, मतलब दूषिला हो जाता है, विशेषकर बरसात के समय। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल में मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियों को दूर कैसे करेंगे। ये हम क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 5 के अंदर क्या दे रखा है, तालाब या नदी का पंकित जल लीजिए। ठीक है, जो अशुद्ध जल है उसको लीजिए। यदि यह न मिल सके तो 1 गिलास जल में थोड़ी सी मिट्टी मिला दे, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली पर कुछ मिट्टी बैठ गई है? क्या ऐसा हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा करना होगा। इस तरह से मैंने आपको बताया था अभी। इस गिलास के ऊपर जल को दूसरे गिलास के उड़ेल लिए। अब आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? ये जो हम कर रहे हैं इस प्रक्रम को क्या कहेंगे हम? क्या दूसरे गिलास का जल अब पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े से बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़ों के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। अब हम कपड़े से क्या है उसको अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। अब क्या है मेरे पास, यदि यह जल भी पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्थर द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं जिसमें और भी छोटे रंध्र हो। फिल्टर पत्थर एक ऐसा निस्यंदन है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। आपको 5.9 में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। फिल्टर पत्थर के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्थर को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्थर के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों में नहीं गुजर पाते और फिल्टर पत्थर
पर ही रह जाते हैं। तो इसी तरह से क्या है, हमारे पास बिल्कुल शुद्ध जो हमारे पास है वो हो जाता है, जल है। आगे क्या दे रखा है, साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीजों तथा ठोस कणों का पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध में उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर का ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ के अंदर भी। इससे पनीर के अलग अलग हो जाते हैं। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े के या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे वाष्पन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहिए भी, आप कुछ ना कुछ आपके माइंड में कोई सुझाव हो तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हम अपना सुझाव, आपका सुझाव ज़रूर कुछ ना कुछ उसके अंदर हम बदलाव करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।